नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं तो हम लोग जो है यूपीएसआई के लिए विनायक 2.0 बैच का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। बात करते हैं इसमें तो हिंदी हो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस की बात करते हैं तो आज से हम लोग मूल विधि पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में लगभग हमने सभी चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। साथ ही साथ उसके वर्कशीट के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं पॉलिटी की भी क्लास 2-3 दिन में शायद स्टार्ट हो जाएगी। और बात करते हैं मैथ की तो मैथ की वर्कशीट सॉल्व कराई जा रही है, रीजनिंग की भी वर्कशीट सॉल्व कराई जा रही है। अगर आप उन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, मूल विधि में आज हम लोग पढ़ेंगे SC ST एक्ट। ठीक है, एक वीडियो एक चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अगर आज हम SC ST पढ़ रहे हैं तो इसको हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं SC ST एक्ट से। बात करते हैं मूल विधि क्लास में, तो मूल विधि की क्लास की हम बात करते हैं तो बैच में पढ़ा रहे हैं राम सर, सभी लोग जानते हैं राम सर को। तो इन्होंने SC ST एक्ट के बारे में हम बात करते हैं, टोटल 3 क्लास लिए हैं और इस वीडियो में हम पहली क्लास से लेकर के तीसरी क्लास जो है इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे और बिल्कुल रिवीजन साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए, मूल विधि में यह क्लास पहली है। SC ST एक्ट कब का है तो आप कहेंगे 1989 का है। बात करते हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार अधिनियम, इसका नाम है, 1989 में यह पारित हुआ था। ठीक है, अब चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, डेट सबसे पहले याद होनी चाहिए। डेट में पारित या फिर अधिनियमित कब किया गया था तो आप कहेंगे 11 सितंबर 1989 में। और लागू कब किया गया था या परिवर्तन कब किया था आप कहेंगे 30 जनवरी 1990 में। पारित कब हुआ 1989 में, लागू कब हुआ 1990 में। कुल अध्याय कितने हैं तो आप कहेंगे टोटल 5 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं तो कुल धारा की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 23 अर्थात 23 धारा दी गई है। अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें 1 अनुसूचियां भी बताई गई हैं। धारा पहली कहती है SC ST एक्ट की, तो देखिए धारा पहली, कोई भी आप एक्ट पढ़ते हैं तो उसका जो पहली धारा होती है, रुकिए, पहली जो धारा होती है वह उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करती है। तो उसी प्रकार पहली धारा कह रही है संक्षिप्त नाम क्या है तो आप कहेंगे SC ST एक्ट 1989, इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहाँ तक रहेगा तो आप कहेंगे पूरा भारत में रहा। और लागू कब हुआ था तो आप कहेंगे बिल्कुल डेट के कब लागू हुआ था तो 1990 में लागू हुआ था। चलिए, और धारा दूसरी क्या कहती है तो धारा दूसरे जो है इस एक्ट की परिभाषा के बारे में बात करती है। दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें, अब देखिए हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें बताया गया है, देखिए धारा 2 का ए या फिर धारा 2 का हम पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि इसमें बताया गया है अत्याचार की परिभाषा से कृत्य है जो धारा 3 में बताए गए हैं। अर्थात अत्याचार क्या होता है उसकी परिभाषा जो बताई गई है वह धारा 3 में बताई गई है। यह बात कह रहा है कि धारा 2 का कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी धारा का। कह रहा है धारा 2 का बी। धारा 2 का बी क्या कहता है तो आप कहेंगे आश्रित को परिभाषित किया गया है। आश्रित क्या होता है अभी आगे बताया गया है। तो आप कहते हैं, देखिए, आश्रित पीड़ित की पति या पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन जो पीड़ित अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित होता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है अगर जो मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है जिस पे अत्याचार किया जा रहा है, अगर वह अपने पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन जो पीड़ित की सहायता करने में, भरण पोषण में पूर्णतः आश्रित होता है उसे कहते हैं। ठीक है, आश्रित की परिभाषा बताइए। पीड़ित क्या होता है तो आप कहेंगे पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिस पर अत्याचार हुआ है। ठीक है, चलिए धारा 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए धारा 3 बताया गया है, अब इसमें अत्याचारों के अपराधों का दंड बताया गया है कि आप अत्याचार करते हैं तो आपको क्या क्या दंड दिया जाएगा, यह अब बात कही गई है धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में क्या बताया गया है तो आप कहेंगे अत्याचारों के दंड के बारे में बताया गया है। और इसमें 2 बातें बताई गई है, अपराध भी बताए गए हैं और अत्याचारों के दंड भी बताए गए हैं कि कौन कौन से अपराध करेंगे तब आपको SC ST एक्ट लगेगा।
और इसी में बताया गया है, दंड के बारे में भी बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अत्याचार। क्या क्या आप अत्याचार करेंगे तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। पहली पॉइंट कह रहा है, पहली पॉइंट में बताया जा रहा है कि SC/ST एक्ट के किसी सदस्य, SC/ST के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या फिर घृणाजनक पदार्थ रखना या पीने के लिए मजबूर करना, यह SC/ST एक्ट के खिलाफ हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई SC/ST व्यक्ति है, उसको आप उसके मुंह में कोई खाने योग्य चीज़ नहीं है उसको दे रहे हैं, ज़बरदस्ती खाने के लिए कह रहे हैं या फिर पीने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर कर रहे हैं, तो यह आप SC/ST एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। दूसरी पॉइंट कह रहा है, दूसरी पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। अत्याचार क्या होते हैं इसके बारे में परिभाषित किया गया है और यह धारा 3 में बातें कही गई है। देखिए, कह रहा है SC/ST के किसी सदस्य के घर में या द्वार पर या आसपास मलमूत्र, पशु शव या फिर घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करते हैं तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। मान लीजिए आपके घर के सामने या फिर थोड़ी दूर कहीं भी मान लीजिए SC/ST व्यक्ति रहते हैं, उनके घर पर आप कोई, आप कहेंगे उनके घर पर या फिर आसपास या उनके द्वार पर मलमूत्र या फिर पशु का शव फेंक देते हैं, मान लीजिए कुत्ता उत्ता मर जाता है, अक्सर लोग फेंक देते हैं, तो किसी SC/ST व्यक्ति के घर के सामने बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। अगर ऐसा काम करते हैं तो वह व्यक्ति आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है, SC/ST के किसी सदस्य को अपमानित करने, क्षति पहुँचाने या क्षुल्ध करने के लिए उनके घर के आसपास या पड़ोस में मलमूत्र या फिर पशु का शव, घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करते हैं तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। सेम दूसरी वाली पॉइंट है। अब देखिए अगली पॉइंट कह रहा है कि SC/ST एक्ट के किसी सदस्य को जूतों की माला अगर पहनाते हैं आप, नंगा या फिर अधनंगा करके घुमाते हैं समाज में, तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। कब लगाया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को SC/ST का समुदाय का अगर वह व्यक्ति है, आप उसे ज़बरदस्ती जूतों की माला पहनाते हैं, उसे नंगा करके या फिर अधनंगा करके मार्केट में या फिर कहीं घुमाते हैं, तब आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लग जाएगा। और यह SC/ST एक्ट कब लगा, जब यह सभी देखे गए हैं, उसके बाद जो है SC/ST एक्ट लाया गया है। अर्थात पहले SC और ST समुदाय के व्यक्तियों को यह झेलना पड़ता था, ठीक है, तभी जाके यह एक्ट लाया गया है। देखिए फिर कह रहा है SC/ST के किसी सदस्य को जबरदस्ती कपड़े उतरवाते हैं आप, सिर मुड़वाते हैं उसका, मूछें कटवाते हैं या फिर चेहरे पर, शरीर पर काला पोतते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है, यह पॉइंट कह रही है, आप SC/ST व्यक्ति का कोई सदस्य है, आप उसे ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतरवाते हैं, उसके सिर मुड़वाते हैं, उसके मूंछ कटवाते हैं, उसके चेहरे पर काला पोत करके घुमाते हैं इधर उधर, तब आपके ऊपर लग जाएगा SC/ST एक्ट। ठीक है, इसमें बताया गया मानव की गरिमा के विरुद्ध कार्य करना, यह होता है SC/ST के। ठीक है, अगर मानव की गरिमा के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं तो वह SC/ST एक्ट के दायरे में आएंगे। चलिए अगली पॉइंट बताया गया है, कह रहा है SC/ST के सदस्य की भूमि, मतलब उसकी ज़मीन पर कब्जा करना या फिर उसकी भूमि पर खेती करना, उसकी भूमि के अधिकारों को ट्रांसफ़र कर लेना, तब अगर आप ऐसा करते हैं तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए अगर कोई SC/ST समुदाय का व्यक्ति है, आप उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके जोतना चाहते हैं, उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती खेती करना चाहते हैं या उसकी भूमि को, अधिकारों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अर्थात वह व्यक्ति अपने खेत में धान की खेती कर रहा है, धान जब हो गया तो वह काटने जा रहा है, तो आप उसके खेती को काट करके अपने घर ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं, तब आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लग जाएगा। यह सब अभी बताया जा रहा है, आपको SC/ST एक्ट लगेगा। कब लगेगा, क्या क्या आप काम करते हैं तब जाके लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो है पहली क्लास समाप्त हो जाती है। अब देखिए दूसरे दिन की पॉइंट, दूसरी क्लास है, इसमें बताया गया है धारा 3 ही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अत्याचारों के दंड की बताया जा रहा है। इसमें अत्याचारों के लिए दंड या फिर अत्याचारों की व्याख्या की गई है धारा 3 में। आगे बताया गया है, देखिए इसमें पहली पॉइंट है, अभी हम लोग अत्याचार ही पढ़ रहे थे, अत्याचार क्या क्या हो सकते हैं। बताया गया है कि SC/ST व्यक्ति का, कह रहा है SC/ST के समुदाय के किसी सदस्य को उसकी भूमि या घर द्वार से उसकी मर्जी के बिना बेकब्जा कराएंगे। अर्थात कोई SC/ST
समुदाय का व्यक्ति है उसको घर से ज़बरदस्ती निकाल के बाहर कर रहे हैं, तब आपके खिलाफ वह व्यक्ति SC/ST एक्ट लगा सकता है। देखिए तीसरी पॉइंट इसमें फिर बताया गया है कि उसकी सिंचाई और वन अधिकारों में दखल देना। अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती अपने खेत में काम नहीं करवा सकते हैं, यह SC/ST के खिलाफ हो जाएगा, वह लग जाएगा तब आपके ऊपर। अब अगली पॉइंट कह रहा है उसकी फसल नष्ट करेंगे या उसके उत्पाद ले जाएंगे। वही पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति खेती किया है तो उसकी फसल को, मान लीजिए वह गेहूँ बोया है, उसकी फसल को आप नष्ट कर दे रहे हैं या फिर उसकी फसल को काट करके अपने घर में रख ले रहे हैं, तब वह व्यक्ति आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा देगा। चलिए अगली पॉइंट फिर बताया गया है SC/ST के किसी सदस्य को बलात् श्रम या फिर बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करना। अर्थात इसमें बताया गया है, यह पॉइंट है, SC/ST समुदाय का कोई व्यक्ति है, आप उससे बलात् श्रम अर्थात ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। बलात् श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती काम करवाना, उसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं तब आपके खिलाफ लग जाएगा SC/ST एक्ट। या फिर बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। बंधुआ मजदूरी होता है आजीवन या लंबे समय तक अपने पास ही रखकर काम करवाना। जैसे आप SC/ST व्यक्ति को किसी को पकड़ें और अपने घर पर ही ज़बरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं, तो यह मजदूरी जो है बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आएगा और वह व्यक्ति चाहेगा तो आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा सकता है। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करते हैं। देखिए SC/ST के सदस्य को मतदान करने से रोकना या फिर किसी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए विवश करना। देखिए पहले क्या होता था, पहले की हम बात करते हैं तो SC/ST एक्ट क्यों लाया गया है, बात करते हैं। देखिए यह पॉइंट बताया गया है कि ये सब जितने भी कृत्य दिखाए गए हैं, यह अर्थात में जो घटित घटना है उसके आधार पर ही SC/ST एक्ट लाया गया है। इसमें बताया गया है, देखिए अगली पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि SC/ST के किसी सदस्य को मतदान करने या फिर रोकने या किसी उम्मीदवार वोट डालने के लिए विवश करना। अगर आप कोई SC/ST व्यक्ति है, वह वोट देने जा रहा है, अपना मत देने जा रहा है, तो आप उसको रोक रहे हैं कि तुम नहीं वोट देने जाओगे, या आप उसे ज़बरदस्ती विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसको कि हमारे पक्ष वाले व्यक्ति को ही वोट डालना है। अगर आप उससे ज़बरदस्ती ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लगा सकता है। ठीक है, तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना है, मतदान जिसके जहाँ इच्छा है वह वहीं मत डालेगा। ठीक है, उम्मीदवार को वोट डालने के लिए विवश करना, यह होता है इसके अंतर्गत। अगली पॉइंट है SC/ST के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा साबूत या फिर दोषपूर्ण ढंग से या तंग करना, परेशान करने से आशय से उसके खिलाफ केस फाइल करना। मान लीजिए आप बहुत तेज बन रहे हैं, SC/ST समुदाय का एक व्यक्ति है, आप उसे झूठे साबूत में उसे मतलब जेल में भिजवा देते हैं, दोषपूर्ण ढंग से उसे जेल में भिजवा देते हैं, अपने सोर्स पानी से आप उसे जेल में भिजवा देते हैं, परेशान करने के आश्रय से उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं, तब भी आपके खिलाफ अगर पता चल जाता है कि आप झूठे केस में उसको फंसाए हैं, तब आपके खिलाफ वह SC/ST एक्ट लगा सकता है। SC/ST के जो समुदाय के व्यक्ति हैं उसके खिलाफ अगर करते हैं। अगला कह रहा है किसी लोक सेवक को SC/ST के खिलाफ झूठी जानकारी देना या इस आशय से कि लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसके विरुद्ध कार्य करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक है अर्थात सरकार का आदमी है, वह SC/ST व्यक्ति को समझ करके कि यह अनजान व्यक्ति है, इसको झूठी जानकारी दे देते हैं, कानून के बारे में इसको कुछ नहीं पता होगा, अगर उसको झूठी जानकारी देता है, झूठी जानकारी देने के आशय से लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लग जाएगा। आगे बात करते हैं, किसी SC/ST के सदस्य का अपमान करता है या फिर धमकाता है या जाति सूचक शब्दों का मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लग जाएगा। यह अक्सर होता रहता है। अगर SC/ST एक्ट मतलब कोई समुदाय का व्यक्ति है, उसके खिलाफ अगर कोई अशब्द या फिर जाति सूचक गाली देते हैं तब भी आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लग जाएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक गाली दे दिए हैं। अगली पॉइंट है, कुछ पॉइंट हैं इसको जान लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग को समझ में आएगा। SC/ST की महिला का अनादर करने या फिर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना या फिर बल प्रयोग करता है। इसमें बताया गया है, इस पॉइंट का अर्थ है कि SC/ST सदस्य की कोई महिला है, आप उसका अनादर करते हैं, उसको अपमानित करते हैं या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला करते हैं या बल का प्रयोग करते हैं। मतलब आप कैसे, देखिए
मान लीजिए कोई महिला है एससी एसटी समुदाय की, वह रोड पे जा रही है, आप उसके दुपट्टे को खींचते हैं या फिर अपने बल का प्रयोग करते हैं, उसको बल से प्रयोग करके उसको अपने गाड़ी में बैठाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। आगे बात किया गया है कि एससी एसटी की किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना लैंगिक संबंध बनाते हैं, लैंगिक शोषण करते हैं, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अगर एससी एसटी की कोई महिला है, वह कहीं घूमने निकली या कहीं भी जा रही है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती बिना उसकी मर्जी के लैंगिक संबंध बनाते हैं, लैंगिक शोषण करते हैं, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अगली पॉइंट है एससी एसटी के सदस्य द्वारा उपयोग में लाए जा रहे जलाशय, जो इसमें कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, बावड़ी हो सकता है, पोखर होता है, झरना या फिर धारा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर यह उद्गम स्थल को दूषित करना या गंदा करते हैं, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। इसमें बताया गया है, इस पॉइंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति हैं, कहीं से, चाहे वह कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, बावड़ी होता है, पोखर भी होता है, झरना होता है, धारा होता है, इन सभी जगह से अगर वह व्यक्ति पानी लेकर के पीता है या फिर कुछ भी करता है, जीवन यापन अपना पानी पीता है लेकर के या अपने कुछ भी काम में लेता है, अगर आप उसमें उसके उस जलाशय में आप उसे दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, अर्थात देखिए सीधी सी बात करते हैं, मान लीजिए कुआं है, एससी एसटी समुदाय का कुछ व्यक्ति वहाँ से पानी लेकर के पीते हैं, लेकिन आप क्या किए, उस कुएं में जो है पॉइज़न मिला देते हैं, मान लीजिए जहर मिला देते हैं, तो वह क्या हो गया, जल दूषित हो जाता है, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके जलाशय को अगर आप दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, तब आपके खिलाफ एससी एसटी लगेगा। आगे बात करते हैं, 2 पॉइंट और बची हैं, उसके बाद इसका क्या सज़ा होगी उसके बारे में बताया गया है। एससी एसटी के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाए जा रहे हैं रास्तों को बंद करते हैं, तब भी आपके खिलाफ एससी एसटी लग जाएगा। मान लीजिए एससी और एसटी समुदाय के कुछ व्यक्ति हैं, अपना रास्ता सीधे से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 2 व्यक्तियों का घर है, यह एससी एसटी हैं, ये सीधे से रास्ते से जा रहे हैं। अब कुछ व्यक्ति क्या कहेंगे कि रास्ता यहाँ से बंद कर देंगे, तुम इधर इस रास्ते से नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा, ठीक है। यह पॉइंट बताई गई है, इसका मतलब है। अगली पॉइंट है कि मकान, दुकान, गांव या फिर निवास छोड़ने के लिए मजबूर करना। किसी व्यक्ति जो एससी एसटी समुदाय के हैं, उसको ज़बरदस्ती अपने गांव से निकाल रहे हैं या उसकी दुकानें बंद करवा रहे हैं या फिर उसको ज़बरदस्ती मजबूरन उसको गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, तब आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अब यह अत्याचार के बारे में बताया गया था कि क्या क्या अत्याचार करेंगे तब आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब तो अत्याचार हमने पढ़ लिया है, अब अत्याचारों के दंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कितना दंड लगेगा, ठीक है, यह बताया गया है। दंड क्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है, कह रहा है यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है तो उसे दंड के रूप में 6 माह जेल होती है या फिर 5 साल हो सकता है। कम से कम 6 महीने जेल होगी या अधिक से अधिक 5 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीना या उससे अधिक 5 साल तक जेल हो सकती है। आगे बात करते हैं, दूसरी पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। दूसरी पॉइंट में कह रहा है, देखिए, यदि किसी एससी एसटी सदस्य के झूठे सबूतों के आधार पर किसी केस में फंसाया जाता है और उस केस में दंड फांसी है और जानता है कि एससी एसटी फंस जाएगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है, कोई अदर कास्ट का व्यक्ति है जो एससी एसटी समुदाय के व्यक्तियों को झूठे सबूतों में फंसाता है और उस ऐसे केस में फंसाता है जिसकी सज़ा होती है मृत्युदंड। मान लीजिए जज साहब उसको मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यह पता चलता है कि वह निर्दोष व्यक्ति था, जो मर गया है वह निर्दोष व्यक्ति था एससी एसटी का। अगर ऐसा पता चलता है तो जो दोषी व्यक्ति था उसके खिलाफ आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो उसे फंसाने वाले को आजीवन कारावास या फिर फाइन दिया जाएगा। जो फंसाने वाला व्यक्ति था अदर कास्ट का, ज़बरदस्ती उसको जीवन उसका जो है फांसी लगवा देता है या झूठे केसों में फंसा करके उसकी फांसी हो जाती है, तो जो फंसाने वाला व्यक्ति है उसको भी आजीवन कारावास या फाइन दोनों लगा करके उसकी सज़ा होती है। आगे बात करते हैं,
कह रहा है यदि झूठे केस में किसी SC/ST को फंसाए जाने के परिणाम स्वरूप फांसी हो जाती है तो फंसाने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाता है। अगर उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है, जो SC/ST समुदाय का व्यक्ति था उसको झूठे केस में फंसा करके उसे मृत्युदंड की सज़ा हो जाती है, तो जो फंसाने वाला व्यक्ति है उसको भी मृत्युदंड की सज़ा मिल जाएगी, अर्थात अगर यह झूठी बात हो गई। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से तीसरी हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तीसरे दिन की क्लास है, इसमें बताया गया है अत्याचारों के लिए दंड, अर्थात हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसमें बताया गया है SC/ST को 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से अधिक सजा वाले झूठे केस में साक्ष्य देकर फंसाता है, दोष सिद्ध कराना चाहता है और जानता है कि हो जाएगा, तब आपको 6 महीने की जेल होगी, 7 साल या फिर 7 साल से अधिक, या फिर जुर्माना भी लग सकता है। इस पॉइंट का अर्थ है, देखिए इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है SC/ST को 7 साल या फिर उससे अधिक ऐसे केस में फंसाता है जिसकी सज़ा कम से कम 7 साल हो या उससे अधिक साल की सज़ा हो सकती है। तो अगर दोष सिद्ध हो जाता है, अगर यह पता चल जाता है कि जो SC/ST समुदाय का व्यक्ति है इसको झूठे केस में फंसाया गया है, तो फंसाने वाला जो व्यक्ति है उसको कम से कम 6 महीने या फिर अधिक से अधिक 7 साल तक जुर्माना जो है जेल हो सकती है और जुर्माना भी साथ साथ लगाया जा सकता है। अगली पॉइंट में बताया गया है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ आपको यह लिखा जाएगा IM, मतलब यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SC/ST के घर में आग लगाकर विस्फोट द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं, तब जो है देखिए अगर कोई SC/ST समुदाय का व्यक्ति है उसके घर में आप आग लगाते हैं या विस्फोटक द्वारा उसके घर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से, किसी सदस्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अर्थात SC/ST समुदाय का एक घर है, आप उसके घर में विस्फोटक लगाते हैं या फिर आग लगा करके जला देते हैं। आपका उद्देश्य यह रहता है कि जो सदस्य हैं वह मर जाएं या फिर उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है, अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगली पॉइंट है, अगर SC/ST के पूजा के स्थान को आग लगाकर या फिर विस्फोटक द्वारा आप नुकसान पहुंचाते हैं, जो है आजीवन कारावास लगेगा। अगर SC/ST समुदाय का कोई व्यक्ति है, अपना एक पूजा स्थल बनाया है, वहाँ अक्सर लोग पूजा करते हैं, आप समझे कि यहाँ बहुत लोग रखते हैं SC/ST के, हम इसको क्या करते हैं, इनको समाप्त ही कर देते हैं। तो कोई विस्फोटक द्वारा आप उस स्थान को, पूजा स्थान को अगर नुकसान पहुँचाते हैं, तब आपको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दंड क्या मिलेगा? आजीवन कारावास की सज़ा होगी या जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि कह रहा पॉइंट में है, यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी उपरोक्त अपराध करते हैं तो 1 साल ज़्यादा और 1 साल से ज़्यादा या फिर अधिक से अधिक सज़ा हो सकती है। अगर देखिए जितने भी हमने ऊपर जो अत्याचार के बताए गए हैं, क्या क्या अत्याचार हो सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं, अगर आप सरकारी व्यक्ति होते, सरकारी आदमी होते हुए भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल सज़ा होगी। नॉर्मल व्यक्तियों के लिए देखिए यहाँ बताया गया है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए बताया गया है कम से कम, हर पॉइंट में आप पढ़ेंगे 6 महीने की सज़ा है। लेकिन अगर वहीं आप सरकारी व्यक्ति होकर के भी ऐसा काम करते हैं तो आपके जो सज़ा होगी कम से कम 1 साल, उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 साल से कम नहीं होगी। और पॉइंट में नॉर्मल व्यक्तियों के लिए 6 महीने के लिए, लेकिन अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं तो आपके खिलाफ कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और उससे अधिक भी हो सकती है, उससे कम नहीं होगी 1 साल से। तीसरी पॉइंट में कह रहा है, यदि धारा 3 में वर्णित अपराधों को कोई सामान्य व्यक्ति करता है, देखिए वही बताया है, 6 महीने या फिर अधिक से अधिक 7 साल, या ये अपराध पब्लिक सर्वेंट करता है तो कम से कम 1 साल की सज़ा होगी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति करता है तो 6 महीने की सज़ा होगी, कम से कम 6 महीने, 6 महीने से प्लस हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी व्यक्ति करता है, तो वह कम से कम उसकी सज़ा होगी 1 साल। 1 साल से अधिक हो सकती है लेकिन 1 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगली पॉइंट है धारा 4। इसमें कह रहा है, यदि पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी हैं, SC/ST
एससी एसटी नहीं है और इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों को जानबूझकर अपेक्षा करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एससी एसटी का ना होते हुए सरकारी पद पर है, अगर अपने कर्तव्यों को निर्वाहन सही ढंग से नहीं कर रहा है तब उसके खिलाफ जो एससी एसटी एक्ट लगाया जाएगा, तो उसको दंड कितना दिया जाएगा, 6 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर 1 साल की सज़ा हो सकती है, अगर वह सरकारी व्यक्ति होते हुए भी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है तब। आगे बात की जा रही है, 5वीं पॉइंट है, देखिए धारा 5 कह रहा है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करेगा तो कम से कम 1 साल जेल, जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति तब उसे जो है 6 महीने की सज़ा होगी। कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध कर दिया है तो उसको 6 महीने की सज़ा होगी। अगर वही व्यक्ति दोबारा करता है या फिर बार-बार वही अपराध करता है तो उसको 1 साल सज़ा होगी। अगर मतलब बार-बार करता है तो उसको जो है 1 साल से ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए धारा 10 में बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है अपराध करने से रोकना। अपराध करने से रोकना पूछा जाएगा कि अपराध करने से रोकना कौन सी धारा के अंतर्गत है एससी एसटी में, तो आप कहेंगे धारा 10 में। इसमें बताया क्या गया है कि विशेष न्यायालय या फिर किसी कंप्लेंट, परिवाद या फिर शिकायत पर पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को किसी एससी एसटी क्षेत्र में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है तो उसे 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है, वापस ना लौटने का भी आदेश दे सकता है। अर्थात इस पॉइंट को अगर हम समझें तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है, इसमें बताया गया है धारा 10 कह रहा है कि अपराध करने से रोकना। धारा 10 में क्या बताया गया है, अपराध करने से रोकना। इस पॉइंट का मुख्य उद्देश्य है, इसमें कहा गया है विशेष न्यायालय जो होता है, विशेष न्यायालय को अगर कहीं से शिकायत मिलती है, कोई बताता है कि जो यह एससी एसटी क्षेत्र है जहां एससी एसटी के लोग रहते हैं, यह जो क्षेत्र है इसमें अत्याचार होने वाला है, क्या कहेंगे, अत्याचार होने वाला है, अर्थात अपराध होने वाला है, अगर किसी को भय है, किसी को डर है कि ऐसा हो सकता है, तब इस पॉइंट पे अगर कोई शिकायत करता वह व्यक्ति करने वाला है तो विशेष न्यायालय क्या करेगा, उसे जो है वहाँ से 3 साल के लिए वहाँ से हट जाने का आदेश देगा। कितने वर्ष के लिए, उसे 3 वर्ष या उससे 3 वर्ष से अधिक के लिए वहाँ से कहेगा आप उस क्षेत्र से हट जाइए। अर्थात जैसे यह मान लीजिए एससी एसटी रहते हैं, यहाँ एससी एसटी व्यक्ति रहते हैं, यहाँ कोई अदर कास्ट के व्यक्ति हैं, यह सोचें कि इनको मतलब समाप्त कर दिया जाए, किसी तरह से विस्फोटक लगा के ये बस्ती को उड़ा दिया जाए, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति के शिकायत करने पर विशेष न्यायालय में पता दिया गया कि यह व्यक्ति जो है ऐसा कर सकता है, तो विशेष न्यायालय के जो जज साहब होंगे इस व्यक्ति को इस क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से हट जाने के लिए 3 साल के लिए यहाँ से हट जाने के लिए कह सकते हैं, या उससे अधिक के लिए कहेंगे आप इस बस्ती को छोड़ करके यहाँ से चले जाइए, या फिर आप वापस लौट के भी नहीं आ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं विशेष न्यायालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए धारा 13 बताया गया है, इसमें भी बताया जा रहा है, कह रहा है कि धारा 10 दंड विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है। अगर विशेष न्यायालय से यह आर्डर आ गया है कि आपको यह गांव छोड़ देना है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे डर है कि एससी एसटी समुदाय के नुकसान पहुंच सकता है, अगर उस व्यक्ति को कहा गया है कि आप यह क्षेत्र छोड़ करके 3 साल के लिए या 3 साल से अधिक इस गांव को आप छोड़ करके चले जाइए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपको क्या होगा, तो किसी व्यक्ति को जो अत्याचार कर सकता है उसे हटा जाने के लिए आदेश देता है। अगर वह व्यक्ति नहीं हटता है, उस क्षेत्र से ज़बरदस्ती रह रहा है, कि जिसको डर है कि इस क्षेत्र को एससी एसटी एक्ट जो है समुदाय को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति हट नहीं रहा है विशेष न्यायालय के कहने पर भी, तब उसे जो है 1 साल तक जेल दिया जा सकता है। अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए धारा 12 बताई गई है। धारा 12 में बताया गया है कि धारा 10 के जिनके विरुद्ध आदेश आया है वह विशेष न्यायालय द्वारा कहने पर अपनी माप फोटो या पुलिस ऑफिसर को देने देगा। मतलब इसका कहने का अर्थ है, इस पॉइंट में बताया गया है, धारा 12 में बताई जा रही है कि जो व्यक्ति है
जिससे डर लग रहा है कि SC/ST समुदाय को यहाँ नुकसान पहुँचाया जा सकता है इस व्यक्ति के द्वारा। तो पुलिस ऑफिसर जाएंगे, उसको उसकी फ़ोटो लेंगे, उसके माप अर्थात लंबाई या फिर उसकी फ़ोटो अगर कुछ भी मांगते हैं पुलिस ऑफिसर तो उसको देना पड़ेगा अपनी पहचान बताने के लिए। नाम भी बताया जा सकता है, पूछ सकते हैं, फ़ोटो भी मांग सकते हैं पुलिस ऑफिसर द्वारा, तब उसको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर कह रहा है धारा 10 में यहाँ बताया गया किसी आदमी को SC/ST से दूर रखने के आदेश या फिर दूर रहने के लिए कहा जा सकता है तो वह माप, वजन, लंबाई पूछी जाएगी उससे। ठीक है। यह बात कही गई है धारा 12 में कही गई है कि जो अपराध जिससे होने वाले व्यक्ति से है, अगर उसकी माप पहचान लेना है तो किस धारा में बताया गया है, तो आप कहेंगे धारा 12 में बताई गई है। माप, तौल, फोटो, वजन के लिए जो भी बात की जाएगी वह धारा 12 में है। अब देखिए धारा 14 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है विशेष न्यायालय का इसमें गठन किया गया है। विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट क्या होगा, स्पेशल कोर्ट का गठन कब किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा। विशेष न्यायालय की बात कर रहा है तो यह राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। विशेष न्यायालय किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। क्यों किया जाएगा, तो आप कहेंगे फास्ट ट्रैक हेयरिंग अर्थात जल्द से जल्द सुनवाई के लिए ऐसे कोर्ट का जो है गठन किया जाएगा। विशेष न्यायालय का गठन क्यों किया जाएगा, तो आप कहेंगे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए किया जाएगा। सलाह क्या होगी, तो आप कहेंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कंसेप्ट पर होगा। यह सलाह किससे ली जाएगी, तो आप कहेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यह सलाह लेकर के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। अब बताया गया पॉइंट में कि हाई कोर्ट के CJI के सहमति से हर जिले में सेशन न्यायालय को ही विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है। सेशन न्यायालय जो होता है उसी को विशेष न्यायालय घोषित कर देगी। ठीक है। जो हाई कोर्ट के CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर वह सेशन कोर्ट को भी, सेशन कोर्ट जो होता है उसे विशेष न्यायालय घोषित कर देंगे। ठीक है। यह बात कहाँ इसमें कही गई है, तो आप कहेंगे धारा 14 में बताई गई है विशेष न्यायालय का गठन। धारा 15, 16 की बात कर लेते हैं, 2 धारा और बची हैं बस, उसके बाद हमारा SC/ST एक्ट समाप्त हो जाएगा। चलिए बताया गया है धारा 15 में कह रहा है स्पेशल कोर्ट में सरकारी वकील की तैनाती फ्री में केस लड़ने के लिए। पूछेगा कि सरकारी वकील की तैनाती किस धारा के अंतर्गत बताई गई है, तो आप कहेंगे धारा 15 में बताया गया है कि सरकारी वकील की तैनाती रहेगी जो आपके केस को फ्री में लड़ेगा। ठीक है। पूछा जाएगा SC/ST एक्ट के किस धारा में बताया गया है कि आपको फ्री में वकील मिलेंगे, तो आप कहेंगे वह धारा होगी धारा 15। इसमें बताया गया है कि सरकारी वकील की तैनाती होंगी और फ्री में केस को लड़ेंगे। विशेष लोक अभियोजक जिसके राज्य सरकार होंगे, विशेष न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। विशेष लोक अभियोजक की बात है, वही वकील की बात की जा रही है। ठीक है। धारा 15A में बताया गया है कि पीड़ित और साक्षी के लिए अधिकार अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है, साक्षी की बात करते हैं, विटनेस के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 16 के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने का शक्ति है। कह रहा है कि सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति, अर्थात आप कह सकते हैं धारा 16 में जो बताया गया है राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है। किसमें है धारा में, तो आप कहेंगे धारा 16 में है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है SC/ST के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति या फिर अधिकार किसके पास है। सामूहिक जुर्माना लगाने का अधिकार किसके पास है, तो आप कहेंगे राज्य सरकार के पास। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है SC/ST एक्ट का यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जनहित याचिका है। अब जिस पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। बात करते हैं तो हमारा यहाँ से इसको समाप्त हो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखें हमारा यह क्लास जो है SC/ST की समाप्त हो गई। अगर हम बात करते हैं इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224 यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक चैनल खुलेगा, आप वहां से भी ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।